हेलो एवरीवन। मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 6 एनसीईआरटी का भूगोल विषय, इसका फर्स्ट अध्याय। इसी चैनल में आपको सारे अध्याय मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला जो अध्याय है वह है सौरमंडल में पृथ्वी। ये पहला अध्याय है। तो इसका पहला जो मेन टॉपिक्स को ही हमने अंडरलाइन किया है। इसका हमने समरी आप लोगों के लिए नहीं बनाया क्योंकि ये पूरा बुक ही पढ़ना आवश्यक है, पूरा ये चीज जरूरी है, इसलिए हमने समरी नहीं बनाया इसका। ठीक, चलिए पहला इसमें मेन पॉइंट यहाँ पर आया कि महीने में चांद आपको दो बार देखने को मिल, एक बार पूर्ण चंद्रमा वाले रात जिसमें पूर्णिमा कहते हैं, और 15 दिन बाद उसमें नया चंद्रमा की रात्रि जो कि अमावस्या होती है। ठीक है, ये नॉर्मल सा पॉइंट है, ये तो होता है, ये सब को याद ही है। चलिए उसके बाद देखिए, सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाले वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं, जो दिन में हम लोग नहीं देख पाते। जैसे तारे होते हैं, उसको दिन में हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? तो सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हम लोग कुछ जो छोटे वस्तु हैं जिसका प्रकाश कम है उसे हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुओं जो रात के समय आसमान में चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ये सब को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। ठीक, उसके बाद देखेंगे, खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। खगोलीय पिंड कैसे होते हैं? बहुत बड़े आकार के होते हैं और ये गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। जितने भी खगोलीय पिंड है दोस्तों, ये सारे गैसों से ही बने हैं। ठीक है, इसके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और जो खगोलीय पिंड ये उष्मा एवं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उसे तारा कहते हैं। आपको अवगत होगा कि सूर्य भी एक तारा है। ठीक, चलिए उसको ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। अब यहां देखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृति को देखते हैं। इसे नक्षत्र कहते हैं। तो नक्षत्र किसे कहते हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो कि कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि नक्षत्र किसे कहते हैं। तो नक्षत्र जो होता है, ताराओं के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसे तारामंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो वही है नक्षत्र मंडल। ठीक है, उसमें बहुत से नक्षत्र मंडल, बहुत से आकृतियां दिखाई पड़ती है, जैसे कि आपका हो गया सप्तऋषि, हो गया बिग बेयर, अर्थ मेजर, ये सब नक्षत्र आपको देखने को मिले होंगे। सप्तऋषि में 7 तारों का मेल होता है, वही है सप्तऋषि। ठीक, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों के सहायता से ही करते हैं। प्राचीन समय में जब कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय अगर रात्रि में कोई मुसाफिरों को कहीं जाना होता था तो वे लोग तारों के सहारे अपना दिशा निर्देशन करते थे, और वह तारा होता है ध्रुव तारा। ठीक है, तो ध्रुव तारा के सहारे प्राचीन समय में लोग अपना दिशा का निर्धारण किया करते थे। ठीक है, चलिए, तो यह आपका क्वेश्चन आ सकता है कि प्राचीन समय में कौन सा ऐसा तारा था जिसे देखकर लोग दिशा का निर्धारण करते थे? तो वह होगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कहाँ होते हैं दोस्तों? तो देखिए, ध्रुव तारा जो होता है सप्तऋषि के ये जो 2 तारा है, जिधर आपको इधर देखने को मिल रहा है चित्र में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो 2 तारा के सीधे जो तारा दिख रहा है, ये ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा एक जगह ये हमेशा स्थित रहते हैं। ठीक, यही है ध्रुव तारा सप्तऋषि के और संकेतिक तारा के सीधा होता है। ठीक, चलिए, तो हो गया दिशा निर्देशन किससे करते हैं? तो ध्रुव तारा से करते हैं, है ना। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है सप्तऋषि के जो सीधा तारा है उसे ध्रुव तारा
कहते हैं। सीधा सीधा जो दिखाई पड़ रहा है आसमान में वो है ध्रुव तारा। आपने रात में नोटिस किया होगा आसमान में कि ये ध्रुव तारा, जो सबसे चमकीला तारा, ये जो सीधा दिखता है सबसे चमकीला तारा, यही होता है ध्रुव तारा। ठीक, ध्रुव तारा आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हो जाएगा। इसके बाद देखिए, खगोलीय पिंड जिसका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। ठीक, ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहते हैं। तो प्लैनेट सब आया कहां से? प्लैनेट्स एक ग्रीक भाषा के शब्द हैं, प्लेनेटाइट। प्लेनेटाइट जिसका अर्थ होता है परिभ्रामक अथवा चारों ओर घूमने वाला। ऐसा खगोलीय पिंड जो चारों ओर घूमता है उसे ही हम लोग ग्रह की संज्ञा देते हैं, यानी प्लैनेट्स कहते हैं। वह प्लेनेट या एक ग्रीक भाषा के शब्द से आया है। ये आपको याद कर लेना है, ये याद रखना है कि ये जो ग्रह है यह किस भाषा का शब्द है और ये कहाँ से उत्पत्ति हुआ है। तो यह जो उत्पत्ति हुआ है यह प्लेनेटाई यानी परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हो गया आपका पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये भी एक ग्रह है, ये तो पता है। बट इसका मैन टॉपिक जो कि सीटेट ये सब में आता है, सीटेट ज़्यादातर इसी सब में आता है। जो 6 से 8 तक की तैयारी कर रहे हैं उन सारों के लिए भी आता है ये सब क्वेश्चन। तो ध्यान दे लीजिएगा, लिख लीजिएगा सबको, थोड़ा थोड़ा पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, चलिए उसके बाद ध्यान देते हैं। प्लैनेट्स का पता है कि ग्रह किसे कहते हैं, कैसे बना है, कहाँ से आया है। ठीक, इसके बाद इसका ये सौरमंडल का फिगर दिया हुआ जो 6th क्लास के बच्चों के लिए नहीं देखना है। चलिए इधर देखते हैं। अभी ये जो सोलर की, क्या आप जानते हैं कि ये जो सोलर है उसका उत्पत्ति कहां से हुआ है? तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल ये जो सोलर का जो सोल आपका आया है सूर्य देवता से। सोल का अर्थ होता है सूर्य देवता, और इसी से हमारा सौर्य को सोलर कहा जाता है। इसीलिए सौर परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, यानी जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं, सारे को सौर मंडल कहते हैं, यानी सोलर सिस्टम। सोल यानी सूर्य देवता, जो सोलर सिस्टम। ठीक, ये क्लियर है। इसके बाद सौरमंडल। तो सौरमंडल में सूर्य होता है, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड होता है, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलके जो सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसका जो मुख्य होता है वह सूर्य होता है, ये पता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सूर्य होता है यह 2 गैसों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसका परमाणु संलयन के फलस्वरूप ये हमें ऊर्जा देता है। ठीक, परमाणु संलयन यानी हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन के फलस्वरूप ये ऊर्जा देता है। और ये जो है इसका खिंचाव बल होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल की संज्ञा दी गई है। हाँ, चलिए, लेकिन हम इसमें अत्यधिक तेज उष्मा महसूस नहीं करते। ये बहुत ज्यादा उष्मा देता है, बहुत ही गर्म होता है, लेकिन इसमें ज्यादा गर्म हम लोग को नहीं मिल पाता है। अभी गर्मी के समय में थोड़ा गर्म मिलता है, बट जितना गर्म सूर्य में है उससे बहुत कम मात्रा में हमें मिलता है। कहा जाए तो ये 1-2% ही मिलता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। कितना दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक, ग्रह। अब इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो शब्द की जो उत्पत्ति होती है वह अक्सर दूसरे भाषाओं से ही किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा के शब्द है। जियो, ज्योग्राफिया। जियो यानी होता है
पृथ्वी, और ग्राफोज मतलब होता है अध्ययन, तो ज्योग्राफी का फुल फॉर्म हो गया पृथ्वी का वर्णन। इसी प्रकार से आ गया आपको जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड इसका मतलब पृथ्वी के आकार का अनुरूप। ठीक, तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इससे पहले 9 ग्रह हैं थे जो अगस्त 2006 से हटाया गया। ये डेट को याद कर लीजिएगा। अगस्त 2016 से ही वो जो प्लूटो नामक ग्रह था उसको हटा दिया गया है। ग्रहों को दूरी के हिसाब से क्रमगत सजाने के लिए एक इंग्लिश का सेंटेंस है, उसे अगर आप याद रख लेते हैं तो आपके जो ग्रह हैं यानी नंबर वाइज नंबरिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि इसमें सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व आस नट, यानी मरकरी एम फॉर माई यानी एम मरकरी, वी फॉर वैनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये आप सेंटेंस को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व आस नट। ठीक, चलिए सौरमंडल के 8 ग्रह वो जो निश्चित पथ में सूर्य का चक्र कर मतलब चक्कर लगाते हैं, तो वह जो चक्कर लगाते हैं उसको वह जो पथ है वह दीर्घ वृत्ताकार पथ में, ये आपको दिख रहा है दीर्घ पथ वृत्ताकार पथ में फैला हुआ है, इसमें चक्कर लगाता है। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब होता है इलिप्टिकल, इलिप्स यानी डिंबाकार। इस तरीके से पथ में वो घूमता है, मध्य सूर्य है तो इसके इस तरीके से पथ में घूमता है, दीर्घ वृत्ताकार। इसको इंग्लिश में इलिप्टिकल कहते हैं। ठीक, इलिप्स, इलिप्टिकल। ठीक है, अब देखते हैं अपने अक्ष में सूर्य का चक्र लगाने में इससे ये जो सबसे नजदीकी का ग्रह है, तो सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी, तो मरकरी को 88 दिन लगता है उसे पूरा घूमने के लिए। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है कि शुक्र ग्रह जो है उसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि उसका रंग रूप आकृति सब कुछ पृथ्वी जैसा ही है, मगर उसमें थोड़ा सा अंतर है। पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, यानी जीवन के लिए वह सारे गैस पाया जाता है जो जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन शुक्र ग्रह में वो सारे गैस नहीं मिलता था। नहीं तो क्या होता, पृथ्वी पर भी जैसे लोग हैं तो ये शुक्र ग्रह पर भी लोग रहते, बट वहां नहीं है क्योंकि उसमें कुछ ये सब गैस नहीं मिलते हैं। लेकिन इसको जुड़वा माना जाता है। कभी कभी अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह को जुड़वा कहा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपने बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जैसे 2003 में खोजा गया था UB313 एंड सिरस तथा प्लूटो, ये सब बौना ग्रह कहा जा सकते हैं, यानी ग्रह के संग में इसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं, पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है आकार के अनुसार पृथ्वी 5वें सबसे बड़े ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़े चिपटे होते हैं, यानी ध्रुव यानी दो जो ऊपरी ध्रुव निचले ध्रुव। इसके बाद दूसरा चैप्टर जब हम अक्षर देशांतर पढ़ाएंगे तो उसमें हम ध्रुव भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ध्रुव के समीप यह चिपटा दिखाई देता है, जिसके कारण पृथ्वी के आकार को हम लोग भूआप कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि पृथ्वी के जो आकार है उसको भूआप कहते हैं। ठीक है, भूआप का अर्थ होता है पृथ्वी का समान आकार, पृथ्वी के समान आकार। ठीक, चलिए पृथ्वी में ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडा है, इसलिए यहाँ पर जीवन रहते हैं तथा इसमें जीवन के लिए सभी वायुएं हैं जो जीवन के लिए जरूरी है। ठीक, तो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले गए थे। इन्होंने 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले
चंद्रमा पर पहुंचे थे, कदम रखा था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा पृथ्वी का। तो चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास के 1/4 है ना। इसका ये जो है हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। चलिए देखते हैं। उसके बाद उपग्रह किसे कहते हैं, तो उपग्रह जो ग्रह का परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा होगा। ये आपको दिख रहा है उपग्रह, जो ग्रह के परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। मानव निर्मित उपग्रह जिसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया उपग्रह होता है जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना या संचार के लिए सब भेजे जाते हैं। जैसे भारत सरकार के द्वारा कुछ भेजे गए उपग्रह हैं, इनसेट, IRS, ये सब मानव निर्मित उपग्रह है जो भेजे गए हैं भारत सरकार द्वारा। ठीक, अब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी का पूरा चक्कर जो है चंद्रमा 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब क्षुद्र ग्रह देखते हैं। तो तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक, तो क्षुद्र ग्रह में क्षुद्र मतलब छोटा, क्षुद्र का अर्थ होता है छोटा, और ग्रह मतलब जो सूर्य का परिक्रमा करता है, यानी वे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह जो ग्रह की उत्पत्ति है यह एक महाविस्फोट के फलस्वरूप ग्रह की उत्पत्ति हुआ है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ है, तारे कैसे बने हैं, ब्रह्मांड कैसे बना है, ये सब के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो थोड़ा सा कहने का अर्थ यह है, थोड़ा सा मैं बता दूं ये क्षुद्र ग्रह कहाँ से आए हैं। तो जब महाविस्फोट हुआ है उसमें बहुत से छोटे छोटे टुकड़े भी टूट गए थे, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह का संज्ञा देते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चलने वाले, जो घूमने वाले, चक्कर लगाने वाले पत्थर को उल्का पिंड कहते हैं। ये उल्का पिंड पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं, पृथ्वी पर कभी कभी गिरते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जब वह हवा के घर्षण के कारण ये टूट के खत्म हो जाते हैं। उल्का पिंड हमारे पृथ्वी पर नहीं पहुंचते हैं, कभी कभी ये पहुंचते हैं जो पहुंचकर जमीन को गड्ढा कर देते हैं या फिर बहुत नीचे पहुंच जाते हैं। कभी कभी जो अगर बड़ा उल्का पिंड है तो वह उल्का पिंड हमारे पृथ्वी तक पहुंचते हैं। बहुत ही कम होते हैं जो पहुंचते हैं, बट ज्यादातर वो वायुमंडल में घर्षण के कारण समाप्त हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब खुले आसमान में एक ओर से दूसरे ओर तक एक पट्टी, सफेद कलर की पट्टी देखने को मिलती है, तारों की पट्टी देखने को मिलती है, जिस पट्टी को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं और इसे मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा ये वाला बात। जो आकाश में देखने को मिलता है एक बहुत ही चमकीला रास्ता जैसा देखने को मिलता है, बीचों बीच एक क्षेत्र से, मतलब एक ओर से दूसरे ओर तक एक पतला छिद्र देखने को मिलता है, जिसे आकाश गंगा कहते हैं और वह मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इंग्लिश में उसे मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। हमारे सौरमंडल पर आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी की तरह की गई थी। यह आकाश में एक बहती नदी जैसा दिखने को के लिए किया गया था, जिसके कारण इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादल तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और ब्रह्मांड की विशालता
कि कल्पना करना अत्यधिक कठिन है? ये जरूरी नहीं है। ब्रह्मांड कहते हैं आकाशगंगा के बहुत से समूहों को मिलकर एक ब्रह्मांड की संज्ञा दिया गया है। तो ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा बता दें। ब्रह्मांड यानी पूरे जितने भी सब चीज है, ब्रह्मांड का अर्थ ही होता है सब कुछ, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा है, आकाशगंगा में सौरमंडल, सौरमंडल में पृथ्वी और उसके बीच हैं हम। तो कितने छोटे इकाई है हम एक। अगर इस पूरे दुनिया की कल्पना की जाए, ब्रह्मांड में हमारी कल्पना की जाए, तो हम एक बहुत ही छोटे बिंदु की तरह हैं, बिंदु के बराबर हैं। क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है उसके बारे में पता नहीं, कितनी आकाशगंगा में कितने सौरमंडल है उसके बारे में पता नहीं। उस सौरमंडल में से 8 ग्रह में एक ग्रह है पृथ्वी, उसमें से पृथ्वी के अंदर 7 महाद्वीप में से 7 महाद्वीप में से एक एशिया, एशिया के बीच है हमारा भारत, भारत के अंदर हम रहते हैं। तो हम एक कितने छोटे इकाई हैं पूरे ब्रह्मांड में, इसके बारे में है बात। चलिए, तो ये चैप्टर यहीं पर हम लोग का खत्म होता है। दूसरे चैप्टर हम बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।